आज हम पढ़ेंगे रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले तो आपको एक वर्ड समझना होगा, रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है एक तरीके का समायोजन, ठीक है, या ये बोल सकते हो एडजस्टमेंट, या ये बोल सकते हो कि दो लोगों के बीच में एक तरीके से हार्मनी बनाना, दो झगड़े सुलझाना। रिकॉन्सिलेशन का सबसे सिंपल वर्ड हो जाएगा झगड़े सुलझाना या सुलह समझौता करवाना। किसके बीच में करवाना है ये सुलह समझौता? कॉस्ट वालों के बीच में और फाइनेंशियल वालों के बीच में। क्यों करवाना है ये सुलह समझौता? क्योंकि कॉस्ट वालों का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है और फाइनेंस वालों का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। क्या खाली सुलह समझौता करवाना है? नहीं, हमें ये रीजन भी ढूंढना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, प्रॉफिट डिसएग्री क्यों हो रहे हैं, प्रॉफिट में अंतर क्यों आ रहा है। कॉस्ट कह रहा है मेरा प्रॉफिट 2000 है, फाइनेंस कह रहा है मेरा प्रॉफिट 3000 है। एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्रॉफिट कैसे आ सकते हैं एक ही साल के? मतलब 2021 में आप कह रहे हो कि कॉस्ट वाले कह रहे हैं कि प्रॉफिट 2000 रुपए है और फाइनेंस वाले कह रहे हैं 3000 रुपए है। ऐसा हो सकता है कि एक ही साल में एक ही कंपनी के दो अलग अलग डिपार्टमेंट दो अलग अलग प्रॉफिट बताएं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर इसका प्रॉफिट 2 क्यों है और इसका प्रॉफिट 3 क्यों है। ये प्रॉफिट हमें इनका पता करना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट में अंतर क्यों है। इसी को हम रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। एक बार रिकॉन्सिलेशन के बारे में पूरा पढ़ के देखते हैं। रिकॉन्सिलेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम वो सारे रीजन, वो सारे कारक, वो सारे कारण ढूंढ रहे हैं जो प्रॉफिट के डिसएग्रीमेंट के कारण, डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट बन रहे हैं। यानी कि जो प्रॉफिट डिसएग्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट में जो अंतर आ रहा है, किसके प्रॉफिट में? कॉस्ट के प्रॉफिट और फाइनेंस के प्रॉफिट में। उसके कारण ढूंढने के प्रोसेस को हम रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट किसने निकाले हैं? एक कॉस्ट ने निकाला है और एक फाइनेंस ने निकाला। देर आर लॉट ऑफ आइटम, कई सारे आइटम्स होते हैं जो सिर्फ पी एंड एल अकाउंट में दिखाए जाते हैं, और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो सिर्फ कॉस्टिंग पी एंड एल में दिखाए जाते हैं। ध्यान रखिए, कॉस्टिंग पी एंड एल अलग चीज है और प्रॉफिट एंड लॉस अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पूरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? कंपनी के कॉस्ट डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इन दोनों में कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि सिर्फ फाइनेंस वालों को पता होती हैं, और कुछ चीजें सिर्फ कॉस्ट वालों को पता होती हैं। इसका एक रीजन और है। वो रीजन क्या है, पहले हम उस चीज को समझते हैं। देखिए, कौन से रीजन है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि दो सेट्स ऑफ बुक, दो सेट ऑफ बुक किसे बोलते हैं हम? दो सेट ऑफ बुक किसे बोल रहे हैं हम? एक कॉस्ट के प्रॉफिट को, कॉस्ट के पी एंड एल अकाउंट को, और एक हम बोल रहे हैं किसको? फाइनेंस वालों के, फाइनेंस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हम इनको बोल रहे हैं, ठीक है, हम इनको बोल रहे हैं, ये दो सेट ऑफ बुक इनको बोल रहे हैं। अब इनके भैया रिजल्ट के बीच में रिकॉन्सिलेशन करना जरूरी है। इनके भैया रिजल्ट के बीच में ये दो है। हाँ जी बोलो। कौन सा चैप्टर करा रहे हैं आप ये? ये है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट। जी भैया। ठीक है, तो दो सेट ऑफ बुक हो गई। एक कौन सी हो गई? एक हो गई कॉस्ट के, कॉस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हो गया फाइनेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका हमें रिकॉन्सिलेशन करना है और हमें ये समझना है कि रीजन क्या है। तो देखिए, ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहला पहला पॉइंट, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट अकाउंट का और फाइनेंस अकाउंट का, उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसका सही कारण पता कर पाए। दूसरा, हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बना पाए किसकी? कॉस्ट अकाउंट की। ताकि अगर हमारे कॉस्ट अकाउंट मैथमेटिकली सही नहीं है या वो भरोसेमंद नहीं है, तो कोई कैसे आप पे विश्वास करे कि जो आपने कॉस्ट बनाई है प्रोडक्ट की वो सही होगी? या आप खुद कैसे बनोगे कि जो कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आप बना रहे हो वो सही होगा? या फिर आप फाइनेंस के ऊपर चेक कैसे करोगे? चेक एंड बैलेंस। हाँ, ये आपका क्या है? चेक एंड बैलेंस है। मतलब अगर कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है तो वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसके कॉस्ट, उसके प्रॉफिट को लेकर हम फाइनेंस के प्रॉफिट का पता कर सकते हैं। तो हम ये चेक करने के लिए कि देखिए,
कॉस्ट का असरटेनमेंट, यानी कि जो कॉस्ट हमने लगाई है। आपने कहा कि कोल्ड ड्रिंक की कीमत उन्होंने 50 रुपए रखी है, कोक वालों ने। भाई कोक वालों ने 50 रुपए रखी है, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सही रेट है? हम कैसे विश्वास कर लें ये सही रेट है? तो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंट के, जो कॉस्ट अकाउंट है ना, उसका एक तो उसका भरोसेमंद होना जरूरी होगा और उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी होनी जरूरी होगी। तो अगर मुझे कॉस्ट के ऊपर विश्वास करना है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे बताई जा रही है और मुझे उस पर विश्वास करना है, तो मेरे को सबसे पहले उसके कॉस्ट अकाउंट पे विश्वास जगाना होगा, उसके कॉस्ट अकाउंट पे विश्वास करना होगा। और ये कॉस्ट अकाउंट कब विश्वास के लायक होगा? जब कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और फाइनेंस का प्रॉफिट लगभग एक जैसे दिखा रहे होंगे, या फिर जो भी उनके बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने क्या कर लिया है? ढूंढ लिया है। आपने वो कारण ढूंढ लिए हैं। अगर वो कारण आप ढूंढ लेते हैं तो आपके, और वो कारण ढूंढने के बाद जब आप उनका रिकॉन्सिलेशन करते हो, तो कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंस के प्रॉफिट में बदल जाता है, यानी कि कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंस के प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल हो जाता है। ठीक है, तो आप कॉस्ट का प्रॉफिट लेके चलोगे, फाइनेंस का प्रॉफिट अगर आ जाता है उससे, तो फिर आपके जो कॉस्ट अकाउंट हैं वो क्या है? भरोसेमंद भी हैं, और उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि जो गणित की, जो आपके न्यूमेरिकल, जो आपके नंबर्स की एफिशिएंसी, नंबर्स की एक्यूरेसी है, वो बनी हुई है। अगला पॉइंट, हमारे स्टॉक के वैल्यूएशन में, डेप्रिसिएशन में और ओवरहेड्स में स्टैंडर्डाइजेशन करना है पॉलिसी का, समांतर पॉलिसी बनानी है। फाइनेंस वाले कह रहे हैं कि हम तो लीफो पे करते हैं, ये फाइनेंस वाले चिल्ला रहे हैं, और कॉस्ट वाले कह रहे हैं कि तुम लीफो पे करते रहो, हमें क्या मतलब, हम फीफो पे करते हैं। तो एक चीज बताओ, क्या दोनों के स्टॉक सही, दोनों के स्टॉक एक जैसे आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं। दोनों के स्टॉक एक जैसे आएंगे नहीं, एक लीफो लगा रहा है, एक फीफो लगा रहा है। तो स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड दोनों क्या करें? सेम लगाएं। इसके लिए हमें पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और ये हम कैसे करेंगे? जब हमें पता चलेगा कि दोनों के प्रॉफिट में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। तभी तो हम ढूंढ पाएंगे कि वो प्रॉफिट में अंतर किस कारण आ रहा है। अब फिर जाकर हम उसे ठीक करेंगे, क्या वो स्टॉक के कारण आ रहा है, क्या वो डेप्रिसिएशन के कारण आ रहा है, क्या वो ओवरहेड्स के कारण आ रहा है। इसको पता कर हम पॉलिसी में स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। अगला पॉइंट, ये कोऑर्डिनेशन बनाएगा और प्रमोट करेगा कॉपरेशन, यानी कि ये एक तो कोऑर्डिनेशन बनाएगा, जब दो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है, कॉपरेशन, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाएगा। ठीक है, किसके बीच में? फाइनेंस और कॉस्ट सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं। इनमें से एक सेक्शन कॉस्ट वालों का है मान लो, एक सेक्शन फाइनेंस वालों का है, एक सेक्शन उसके अंदर टैक्स वालों का है, एक सेक्शन उसके अंदर मैनेजमेंट वालों का है, एक सेक्शन बिल वालों का है। अब हमें इन दो सेक्शन वालों से बात करनी है। इनका प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, इनका प्रॉफिट कुछ आ रहा है, ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे कि मैं सही मैं सही। इसलिए रिकॉन्सिलेशन करके आप इनके बीच में क्या बना सकते हो? एक एक तरीके का कॉपरेशन, सहयोग बना सकते हो इनके बीच में। ठीक है, उसे हम बैठा सकते हैं। अगला क्या है? रिकॉन्सिलेशन मैनेजमेंट को एक ऐसी पोजीशन पे ले आता है जहां पे मैनेजमेंट एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब होता है जान लेना, महसूस कर लेना, ठीक है, या सब कुछ पता लग जाएगा, एक्वेंट कर लेगा अपने आप को, किससे? कि प्रॉफिट में कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई परिवर्तन आ रहा है, और ये पेइंग नहीं है, पेविंग है। इसको ठीक कर लेना, मैं इसकी स्पेलिंग शायद टाइप करते हुए गड़बड़ हो गई है, मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, पेविंग। पेविंग का मतलब रास्ता बनाना, पेविंग का मतलब बनाना, रास्ता बनाना, किस चीज का? इंटरनल कंट्रोल का। तो देखिए, इंटरनल कंट्रोल में इसका रोल है। अब क्वेश्चन आपके पास कहां से बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में यहां चलते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ प्योरली फाइनेंशियल चार्ज हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट में आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ फाइनल अकाउंट में आएंगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में आएंगी। तो ये फाइनेंशियल चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस कह सकते हो आप, ठीक है, एक्सपेंस कह सकते हो। कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ फाइनेंस में आएंगी? तो पहला, एसेट को बेचने में नुकसान हो गया, ये सिर्फ फाइनेंस को पता होता है, ये सिर्फ फाइनेंस वालों को पता होता है, ये फाइनेंस का फाइनेंस वालों का मैटर है, ये सिर्फ फाइनेंस वालों को पता होता है, फाइनेंस वालों को
पता होता है। तो ये उन्हीं की बुक्स में, या ऐसा लिख सकते हो फाइनेंस वालों की बुक में होता है बस। ठीक है, कौन? इन्वेस्टमेंट को बेचने में लॉस हो गया, शेयर इशू किए थे उस पर डिस्काउंट हो गया, बैंक लोन लिया था उसका ब्याज देना पड़ रहा है, मॉर्टगेज, डिबेंचर, कंपनी के जो शेयर ट्रांसफर ऑफिस हैं, जो कंपनी का शेयर ट्रांसफर ऑफिस है उसके जो खर्चे हैं, डैमेज पेबल, कोई डैमेज पे किया, कोई पेनल्टी लग गई, फाइन बन गया, कोई मशीन स्क्रैप हो गई, तनख्वाह दे रहे हो आप प्रोपराइटर को, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ गया? प्योरली फाइनेंशियल चार्ज हो गया। ठीक है, ये सिर्फ फाइनेंस में नजर आएगा, बाकी कहीं नहीं। इसमें से भी इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला है, पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तीसरा ये वाला इंपॉर्टेंट समझ लो। ठीक है, जिनके आगे गोले लग रहे हैं। ठीक है, और तो इनमें से कुछ नहीं है, छोड़ो। अब इसमें आ जाओ, जो सिर्फ फाइनेंस की इनकम है, फाइनेंस की इनकम बस, रेंट रिसीवेबल, किराया मिलना, आपका क्या है? फाइनेंस की इनकम है। लेकिन एक चीज बताता हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपका एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस है, या फैक्ट्री है, सबलेटिंग पार्ट ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस, बिजनेस प्रेमाइसेस है ये, रेंट में ध्यान से सुनना, ये जो रेंट मिल रहा है किसी और की बात कर रहा है। यहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, या आपकी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में आपका यहाँ फैक्ट्री है, या पूरा बिल्डिंग आपका बिजनेस है, ये बिजनेस की बिल्डिंग है, इसके बगल में आपकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, इसके आपने सारे फ्लैट किराए पे दे रखे हैं। क्या ये आपका मेन काम है बिजनेस का? आपकी कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, क्या ये मेन काम है किराए पे देना? नहीं भैया। नहीं, नहीं है। अगर ये मेन काम कोल्ड नहीं है, ड्रिंक। किराया तो आ रहा है, पर किराया तो आ रहा है, किराया आ रहा हम्म, है, फाइनेंस में चला जाएगा, फाइनेंस को मतलब नहीं होता काम है, लेकिन कॉस्ट में नहीं आएगा। लेकिन अब अगर एक फैक्ट्री थी, एक बिल्डिंग थी फैक्ट्री की, ऑफिस की बिल्डिंग थी, उसका आधा हिस्सा आपने किराए पे दे दिया, आधा हिस्सा आपने किराए पे दे दिया, जैसे कई कंपनीज होती है जो देती हैं। ठीक है, आप देखोगे, आप लोग सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ आपको, गढ़वाल मंडल, अरे यहाँ पे नहीं बोलना, ठीक है छोड़ो यार तुम। ठीक है, कई कंपनीज होती हैं जो अपने क्या कर देती हैं, बिल्डिंग को किराए पे देती हैं, बिल्डिंग को किराए पे देती हैं, अपनी बिल्डिंग, जैसे ये रही बिल्डिंग के ऑफिस का, इसका हिस्सा किराए पे दे दिया। ठीक है, जगह ज्यादा है, जगह ज्यादा दे दो किराए पे। ठीक है, अब ये जो आपने किराए पे दिया है, इसका जो रेंट रिसीव होगा, इसे कॉस्ट के अंदर ले सकते हैं, इसे लेते हैं कॉस्ट के अंदर, इसको लेते हैं, बाकी को नहीं लेते। बाकी आपने कोई दूसरी बिल्डिंग कर रखी किराए पे, वो नहीं लेगा। लेकिन जो फैक्ट्री की बिल्डिंग होगी, या बिजनेस प्रेमाइसिस की बिल्डिंग होगी, अगर उससे आपने सबलेट कर दिया, सबलेट समझते हो, आपने जी किराए पे ली और आगे किराए पे दे दी, तो उससे जो पैसा मिलेगा उसे आप कॉस्ट अकाउंट में ले सकते हो। बात समझ में आई? ठीक जी है, भैया। अगला पॉइंट आता है आपके पास, इंटरेस्ट अच्छा भैया। रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पे जो ब्याज मिलेगा वो भी भैया आपका भैया, किस में जाएगा? हाँ, जो हम मतलब ऐसे हम किराए पे लेंगे तो हम वो तो नहीं जाएगा ना कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो हम किराए पे लेके फिर उसे किराए पे चढ़ा देंगे वो जाएगा खाली? देखो रेंट पेड है, ये रेंट रिसीव की बात चल रही है, रेंट रिसीव का मतलब है कि किराया मिलना है। अगर आप रेंट हाँ पे कर रहे हो तब तो वो एक्सपेंस है ना, उसने तो सब जगह जाना फिर। हाँ ना, मतलब भैया वही रेंट रिसीव, मतलब हम जैसे हम हाँ, किससे वो ले रहे हैं ना, और फिर हाँ, अगर मान लो उसे वो दोबारा करता है तब जाके वो उसमें आएगा कॉस्ट में। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, जी भैया। आप अपनी बिल्डिंग को भी दे सकते हो किराए पे, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा है, अच्छा अच्छा। बैंक डिपॉजिट के ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो भी सिर्फ फाइनेंस वालों को पता होता है। आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, उससे प्रॉफिट कमा लिया, एसेट को बेचा उससे प्रॉफिट कमा लिया, वो भी इसके अंदर आता है। ट्रांसफर फीस रिसीव इसके अंदर आता है। इंटरेस्ट डिविडेंड, ये पढ़ के जाना भैया, इंपॉर्टेंट वन। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड और पेड दोनों फाइनेंस के अंदर आते हैं, मैं ये बता दूं आपको। इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, डिविडेंड पेड करना, और इंटरेस्ट पेड करना, सब फाइनेंस को पता होता है, सब फाइनेंस का काम है। ये ऊपर वाले में था नहीं है? वो इनकम, वो एक्सपेंस नहीं है ना, डिविडेंड पेड एक्सपेंस नहीं होता, अभी आएगा, देखो बताता हूँ कहाँ है। ब्रोकरेज रिसीव, डिस्काउंट कमीशन रिसीव, ठीक है, ये रहा, यहाँ होगा डिविडेंड अच्छा। पेड। ठीक है, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड तो था वहां, यहाँ देखो, हाँ। इंटरेस्ट पेड तो जी था भैया। यहाँ, इंटरेस्ट ऑन जी। बैंक लोन था, और डिविडेंड वाला ये रहा। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पेड एक्सपेंस नहीं होता, अप्रोप्रिएशन होता है, अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट में हिस्सा देना। तो ये किसका है? फाइनेंस वालों का है। ये स्पेसिफिक फाइनेंस वालों की बात चल रही है, सिर्फ फाइनेंस वालों को पता है ये बात, और किसी को ये बात नहीं पता, सिर्फ फाइनेंस वालों को पता है डिविडेंड पे किया गया है।
और इसको भी याद करना, ट्रांसफर टू रिजर्व और सिंकिंग फंड, एक इसे याद करके जाना, एक इसे याद करके जाना, और ये गुडविल, प्रीमियम एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट एंड डिवेंचर इशूड, ठीक है, ये सबका रिटर्न ऑफ, इन सब का रिटर्न ऑफ भी किसके अंदर आता है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है, और कहीं नहीं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कौन फाइनेंस के अंदर आता है, कौन फाइनेंस के अंदर नहीं आता। एक तो ये बनता है, दूसरा कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉस्ट के अंदर क्या आता है। कॉस्ट के अंदर आपको कम चीजें मिलेंगी। एक, ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कि आपको इसे याद करना चाहिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप लीव कर सकते हैं इसको, नहीं पूछने वाला। फिर भी एक बार रीड कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में आपने कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर जो ब्याज है, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री बनाने में आपने वो ले रखा है, क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री बनाने के लिए आपने कोई कैपिटल लगाई हुई है, उस पे जो ब्याज जा रहा है वो, भले ही ये ब्याज पे ना किया गया हो। याद है आपको, एक हमने एक इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ा है, हाँ ये जी, हाँ है जी। इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि ये नोशनल पे नहीं होती, नोशनल नहीं होगा फिर सर? भी चार्ज करते हैं। कैसे? इसका सर एग्जांपल आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ने बिल्डिंग ली है, उतनी बड़ी दूसरी कंपनी की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपकी अपनी बिल्डिंग है, ओन्ड, आपकी अपनी, और ये बिल्डिंग इन्होंने किराए पे ले ली है, रेंट पे। आपका जो प्रोडक्ट है दोनों का, उसका मटेरियल 5,000 रुपये लगता है, 5,000 रुपये का मटेरियल लगता है, बस उसमें किराया जोड़ना है। तो ये कंपनी जो इसका मालिक, जो अपना खुद की कंपनी है, वो 5,000 का मटेरियल जोड़ती है, पर रेंट नहीं जोड़ती, क्योंकि उसकी खुद की है, तो वो प्रोडक्ट कितने बेच पा रही है? 5,000 में। दूसरी कंपनी 5,000 का सामान जोड़ती है, उस पर अपना रेंट भी जोड़ देती है 2,000 रुपये, अगर 2,000 रुपये का रेंट मान ले तो वो सामान कितने के बेचती है? 7,000 रुपये का। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आप जैसे जैसे कई सालों में जाओगे तो 20-25 साल बाद इस बिल्डिंग को क्या पड़ेगा? रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। आपने तो कभी चार्ज किया ही नहीं, आपने तो हमेशा मटेरियल का पैसा लगाया। तो जब बिल्डिंग को रिपेयर करने की बारी आएगी, आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा या इस किराए वाले से ज्यादा पैसा जाएगा? आपकी जेब से जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किराया कभी वसूला ही नहीं। इसने 2,000 रुपए का किराया भी किससे वसूला? कस्टमर से। तो इसने 2,000 रुपए करते हुए पैसे जमा किए होंगे, 25 साल में इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, ये इससे बिल्डिंग लगा देगा, इसकी कंपनी क्या हो जाएगी? इसकी बिल्डिंग ठीक हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग, आपके पैसे नहीं हो तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में आपको ये बात नजर आएगी। लॉन्ग टर्म में बात नजर आएगी कि अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है ना, तो भी उसका किराया आप क्या करते हो? चार्ज करते हो। किराया ना करो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ठीक है, बात समझ में आई? सर जी, हाँ जी। सर अगर जैसे अपनी बिल्डिंग का हम किराया पे करेंगे तो सर वो नोशनल नहीं होगा? नोशनल ही है, इम्प्लिसिट और नोशनल एक ही चीज है। ये लो, एक ही होता है सर? ये रहा नोशनल। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। इम्प्लिसिट इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, और नोशनल इसको यहाँ बोल देते हैं। नोशनल मतलब नॉमिनल, ठीक है, नोशनल का मतलब नॉमिनल भी जी होता है, कई बार छोटा सा अमाउंट दिखा के कर देते हैं, ठीक है, ना के चलेगा। बराबर ना सर। हाँ, ना के बराबर, ठीक है, जबकि दिखाना तो पड़ता है। अच्छा, एक और चीज, डेप्रिसिएशन। देखो कई बार डेप्रिसिएशन नहीं लगाते लोग, कहते हैं डेप्रिसिएशन लगा के आओ। आप अपनी बाइक पे डेप्रिसिएशन लगाते हो? अपनी गाड़ियों पे नहीं लगाते। नहीं लगाते तो हम क्या करते हैं? 10-10 साल, 20-20 साल गाड़ी चला लेते हैं, और फिर पता लगता है एक बार में हमारी जेब से बहुत सारा पैसा निकलता है। अगर हम एक गाड़ी 60,000 रुपए की खरीदते हैं, और हर साल उस गाड़ी पे 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मानते हैं, और हर साल वो डेप्रिसिएशन हम कहीं बचा लेते हैं अकाउंट के अंदर, तो आप यकीन मानिए 10 साल में आपकी जेब में 70,000 रुपए होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जेब में 70,000 रुपए है। आप गाड़ी खरीद पाओगे। डेप्रिसिएशन का फायदा, डेप्रिसिएशन लगाने का फायदा, डेप्रिसिएशन की पेमेंट तो कहीं होती नहीं है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के रूप में लगा रहे हो, तो इससे बेहतर है कि उस डेप्रिसिएशन को क्या करो, आप कहीं जमा भी कर लो। ठीक है, और उससे क्या होगा? आप आगे चल के अपनी एसेट खरीद पाओगे। ठीक है, तो जो लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं अपनी एसेट्स के ऊपर, वो फायदे में रहते हैं। ठीक है, कई बार प्रोपराइटर यानी कि मालिक सैलरी लेता है, ठीक है, जबकि उसकी मतलब सैलरी जो होती है प्रोपराइटर की, वो काम करता है पर सैलरी नहीं लेता। वो काम कर रहा है पर सैलरी नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आप उसे क्या करोगे? लगाओगे, फिर भी आप उसे चार्ज करोगे। ठीक है, दिखाना, ताकि आपके खर्चे क्या हो जाए? दूसरे के मुकाबले बने रहें। नहीं तो होगा क्या, आपको लगेगा कि आपके खर्चे कम आ रहे हैं, और आप सस्ते में बेचने लगोगे, और जब आप सस्ते में बेचने लगोगे, बाद में पता लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि आप
उसमें प्रॉफिट वगैरह जो है उसमें आप उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे जो आपको असल में चाहिए होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ो। चलो अब दे हम आप पे यहाँ पर आइटम्स अकाउंटेड फॉर डिफरेंटली इन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट में अलग तरीके से दिखाई जाती है और फाइनेंस में अलग तरीके से। सबसे पहले आते हैं ओवरहेड्स ना। ओवरहेड क्या होते हैं, देखिए ओवरहेड का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस। प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट हमेशा प्री डिटरमाइंड चलती है, पहले से एस्टिमेट लगाती है कॉस्ट, कॉस्ट एस्टिमेट लगाती है। ठीक है, जबकि एक्चुअल अलग होता है। फाइनेंस वाले किसको लगाते हैं, खर्चा हो जाएगा बिल दिखाओगे तब मानेगा फाइनेंस वाला। फाइनेंस वाला तो बिना वाउचर के बिना बिल के मानता ही नहीं है, लेकिन कॉस्ट वाला तो बिना बिल के मानता है। उसमें तो बिलिंग कम होती है, उसमें वेजेस है, लेबर है, लेबर बोल देती साहब इसमें तो 15,000 रुपये लग जाएंगे। 15,000 रुपये लग जाएंगे, लगे थोड़ी ना। तो ओवरहेड क्या होते हैं, एस्टिमेट पे होते हैं। और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्चुअल। तो जो आपका फाइनेंस वाले होते हैं वो किस पे लेके चलते हैं, फाइनेंस वाले एक्चुअल एक्सपेंस की बात करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल वैल्यू। किस पे बात करता है, हिस्टोरिकल वैल्यू पर। एक मिनट, हिस्टोरिकल वैल्यू पर, यानी कि आप मुझे पर्ची दिखा दो मैं मान लूंगा खर्चा है। लेकिन कॉस्ट वाले ऐसा नहीं करते, कॉस्ट वाले चलते हैं एस्टीमेट के ऊपर। एस्टीमेट के ऊपर, याद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एस्टीमेट लगा रहे थे कि एक शर्ट कितने मीटर में बन रही है, 2.5 मीटर में। तो हमको ये पता लग रहा था कि एक शर्ट का खर्चा कितना है। ठीक है, एस्टीमेट। अब आते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन पे। स्टॉक वैल्यूएशन भी दोनों अलग अलग करते हैं। फाइनेंस वाले किस पे करते हैं, फाइनेंस वाले करते हैं, याद है कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या कहता है प्रूडेंस कंसेप्ट, यस सर। या कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन किस पर होती है, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो फाइनेंस वाले क्या कह रहे हैं, फाइनेंस वाले कह रहे हैं कि हम स्टॉक को किस पे लेते हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस, जो कम पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट वाले क्या कह रहे हैं, कॉस्ट वाले कह रहे हैं हम तो लीफो चलाते हैं, या फिर हम फीफो चलाते हैं, या फिर हम कौन क्या चलाते हैं, हम यहाँ पर हीफो चला लेते हैं, या हम इसमें तो एवरेज वाला एवरेज कॉस्ट मेथड लगाते हैं। तो इनके तो बहुत सारे हैं। अब देखो ये बेचारा तो क्या कर रहा है, मार्केट में जा रहा है, अपनी कॉस्ट देख रहा है, जो कम पड़ रही है उस पर दिखा रहा है। ये भाई साहब अपने नखरे चला रहे हैं। तो इनके कैपिटल क्या एक जैसे आएंगे, इनके स्टॉक वैल्यूएशन एक जैसा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये डिफरेंस नजर आएगा प्रॉफिट के अंदर। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हुआ तो जिसका ज्यादा होगा क्लोजिंग स्टॉक उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट कम होगा। ध्यान से सुनिए फिर से मेरी बात को, क्लोजिंग स्टॉक जिसका ज्यादा होगा उस बुक का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा उस बुक का प्रॉफिट कम होगा। इसका ठीक उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट कम है, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। ये बहुत बड़ा अंतर बनकर क्रिएट हुआ। फिर आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किसने लगाया और कैसे लगाया, मान लो कॉस्ट वालों ने लगाया WDV और फाइनेंस वालों ने लगा दिया SLM। अब आपको पता है ना कि पहले साल तो दोनों सेम रहते हैं, लेकिन दूसरे साल से क्या होता है, WDV की वैल्यू ज्यादा आती है, SLM की वैल्यू ज्यादा आती है। जरा बताएं मुझे, हमने क्लास में पढ़ा है, WDV की वैल्यू ज्यादा आती है या SLM की वैल्यू ज्यादा आती है, डेप्रीशिएशन की। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं डेप्रीशिएशन ऑफ WDV ज्यादा आएगा या डेप्रीशिएशन ऑफ SLM ज्यादा आएगा, SLM डेप्रिसिएशन। SLM डेप्रीशिएशन ज्यादा आएगा। और अगर SLM का WDV डेप्रीशिएशन वैल्यू। ज्यादा आएगा तो जिसने SLM लगाया होगा उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, जी सर। क्योंकि डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने SLM लगा दिया उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस पे देखिए एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे क्या प्लस करने को कह रहा है, ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अगर आप कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लेके चल रहे हो तो कॉस्ट अकाउंट में जो एक्सपेंस ओवर चार्ज हो उनको करो। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ ऐसी चीजें मत करो, इससे फालतू की आफत आएगी।
ठीक है, आप कभी इसे मत पढ़ो, आप सिर्फ इतनी सी याद करो। ये मेमोरेंडम को बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अभी बताता हूँ क्या करो, आप सिर्फ इतनी बातें याद कर लो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला, जो अपने यहाँ खर्चा ज्यादा लगाएगा उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? जो जी सर। अपने यहाँ खर्चा ज्यादा लगाएगा उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनकम के साथ क्या होगा? बताओगे कोई? इनकम ज्यादा लगाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। भैया प्रॉफिट बढ़ेगा। उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से समझना। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में दो चीजें होती हैं, एक अंडर वैल्यूएशन और एक ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा करना, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम करना। कम। ठीक है, जो अंडर वैल्यूएशन करेगा उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। सॉरी, अंडर वालों में प्रॉफिट ज्यादा होता है, ये ओपनिंग है ना, और इस केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम होगा। जो जितना ज्यादा लगाएगा अपना ओपनिंग स्टॉक उसका प्रॉफिट उतना कम होगा, और जो जितना कम लगाएगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ओपनिंग स्टॉक में ऐसा होता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक में भी दो चीजें होती हैं, या तो ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और अगर कौन सा? अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? जी सर। हाँ जी। अच्छा, अब मैं एक चीज बताता हूं। ओवर चार्ज का मतलब क्या होता है? ज्यादा लगाना। इसका मतलब अब आगे आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं। अंडर चार्ज का मतलब क्या होता है? कम करना, कम लगाना चार्ज। कम लगाना। इसी तरीके से एक होता है ओवर एब्जॉर्ब्ड, तो ये भी क्या होता है? ज्यादा लगा दिया। और अंडर एब्जॉर्ब किसको बोलते हैं? कम। कम लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में समझते हैं कैसे, क्या चीज हुई होगी। देखो, वो आपको बोलेगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है 50,000 रुपए, और कुछ बातें, बस इन चार बातों पे देखेंगे रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, अच्छा, पहला, ऑफिस ओवरहेड ओवरचार्ज्ड इन फाइनेंस बुक बाय 10,000। ठीक है, अब अगला, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट 15,000। डेप्रीशिएशन इन कॉस्ट 25,000 एंड इन फाइनेंस 30,000। और चौथा पॉइंट, बस हम 4 पॉइंट पे समझेंगे काम, हम इस पे देखेंगे क्या है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंस अकाउंट 5,000 रुपए।
ये 4 बातें हो गई। दिखाई दे रही है बातें, समझ में आ रही है लिखा हुआ? कि मैं थोड़ी सी हैंडराइटिंग, इसमें पेन थोड़ा सा वैसे चलता है। अब समझते हैं ठीक है सर। कैसे करना है। देखो 2 तरीके, एक तो है पूरा तरीका, पहले मैं पूरा तरीके समझा दूं, फिर हम तो शॉर्टकट में पता मार ही लेंगे। ठीक है, तरीका ये है कि आप इसकी एक कुछ लाइन ऐसे खींचोगे और जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है प्लस माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ प्लस ऊपर माइनस नीचे जो भी करना करो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो एमसीक्यू करने वाले हैं ना, हमारा तो पेपर एमसीक्यू आने वाला है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो हमें तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत थोड़ा है। हमें पता है कि हमारे कॉस्ट का प्रॉफिट है 50, अब हमें प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है वो देखना है। मुझे बताओ, ये जो ऑफिस ओवरहेड है ये ओवर चार्ज किस में हुआ है? फाइनेंस में। जी सर। ठीक है, अगर ये फाइनेंस में ओवर चार्ज हो गया तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा? फाइनेंस का कम हो गया होगा, सर ज्यादा कम हो हो गया गया होगा? होगा। कम हो कम हो गया। गया कम हो गया, कम हो गया होगा। ओवर चार्ज सॉरी हाँ कम हो गया होगा। ओवर चार्ज है ना, एक्सपेंस बढ़ रखा है ना, एक्सपेंस बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। इसमें क्या हुआ है? खर्चा प्रॉफिट कम। बढ़ गया उनका। अब अगर उनका खर्चा बढ़ गया है तो उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अगर उनका प्रॉफिट कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है? ज्यादा या कम? ज्यादा। फाइनेंस ज्यादा का है सर। प्रॉफिट कम है, किससे कम है? कॉस्ट से। कॉस्ट से। कॉस्ट से तो कॉस्ट भी क्या करेगी? अपने प्रॉफिट को कम कर देगी, बढ़ाएगी। अच्छा, कम करेगी। कम कर देगी। ऑफिस ओवरहेड ओवरचार्ज, याद है ना वो रूल कि अगली बुक की बात मानो, अगला जो कह रहा है वो बात मानो। फाइनेंस वाले कह रहे हैं हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तुम भी अपना प्रॉफिट क्या कर दो? कम कर दो। ठीक है, अब आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है कॉस्ट में। कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। कॉस्ट में अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट किसका ज्यादा है? फाइनेंस कॉस्ट का। वालों का। कॉस्ट का ज्यादा है। जब कॉस्ट वालों कॉस्ट का का प्रॉफिट ज्यादा है इसका मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट क्या है? कम या ज्यादा? कम है। कम है। कम है। अगर फाइनेंस का प्रॉफिट कम है तो हमें भी इसे क्या करना पड़ेगा? कम कम करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा। हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, या उल्टा लिख सकते हो। इस लाइन को दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो बता सकते हो? इसी लाइन को दोबारा क्लोजिंग फाइनेंस के हिसाब स्टॉक से क्या होगी? अंडर वैल्यूड इन फाइनेंस अकाउंट। हाँ, फाइनेंस के हिसाब से होगी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंस। फाइनेंस अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का हुआ है? 15,000। 15,000। चल अब आते हैं। कॉस्ट वाले कह रहे हमने लगाया 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, फाइनेंस वाले कह रहे हमने 30 लगाया। भाई फाइनेंस कह रहे हमने ज्यादा लगाया खर्चा, हमने खर्चा ज्यादा कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। कम किसकी हो बात कर गया। रहे हैं हम? फाइनेंस की। फाइनेंस वाले फाइनेंस कह की। रहे हमने ज्यादा लगाया खर्चा, तुमने 25 लगाया हमने 30 लगाया, हमने 5,000 रुपए ज्यादा लगा रखा है। किसने? फाइनेंस ने। खर्चा ज्यादा लगा फाइनेंस की। दिया, खर्चा ज्यादा लगा दिया, उसका प्रॉफिट ज्यादा है कम है? कम है। तो हम भी अपने प्रॉफिट को क्या कर देंगे? कम कम कर करना देंगे। पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज हुआ है। कहाँ हुआ है ओवरचार्ज? फाइनेंस में। ठीक है, बात समझिए। बैलेंस आप कॉस्ट का लेके चल रहे हो तो हर चीज आप फाइनेंस की सोच रहे हो। ठीक है, याद आया जब हमने कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलेशन का किया था? हाँ जी भैया। जी सर। ठीक है, आसान हो जाती है इससे बातें। आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे पास बुक किसकी है? कॉस्ट की। तो अब बातें फाइनेंस की मानो। फाइनेंस वाला कह रहा प्रॉफिट कम हो गया, तुम भी माइनस कर दो। फाइनेंस वाला कह रहा प्रॉफिट बढ़ गया, तुम भी प्लस कर दो। अगला पॉइंट पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, सॉरी अंडर वैल्यूड। अंडर अगर वैल्यूड ओपनिंग है। स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा कम आएगा? पहले ही बताओ। कम कम आएगा। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अच्छा, अंडर वैल्यूड है। ज्यादा आएगा। ज्यादा हाँ। आएगा। प्रॉफिट ज्यादा लेंगे। हाँ प्रॉफिट ज्यादा आएगा। यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि अगर एक्सपेंस आपका हाँ, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, किसका ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट? फाइनेंस का। फाइनेंस वालों का तो तुम भी क्या करोगे? बढ़ा बढ़ा दो, देंगे। अपने प्रॉफिट को बढ़ा दो। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंस, कितना? ये तो माइनस था, ये है 5। अब इसको आप प्लस माइनस कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25,000 चला जाएगा, यानी कि फाइनेंस का प्रॉफिट कितना रहा होगा? प्लस आ रहा है ना, तो प्रॉफिट है। फाइनेंस के हिसाब से 25,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, और कॉस्ट के हिसाब से 50 का था। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? दोनों के बीच में जो झगड़ा था
वो इन खर्चों का था, किसी ने खर्चे ज्यादा लगा दिए थे, किसी ने खर्चे कम लगा दिए थे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई? जी भैया। हाँ जी भैया। तो थोड़ा सा इस क्लास को अब मैं यहीं पर रोक दूं। जी तो ये सर। चैप्टर खत्म हो गया है? नहीं खत्म नहीं हुआ, कल अभी और क्लास होगी थोड़ी। ओके। ठीक है, भैया कल एक न्यूमेरिकल और करा देना इसका ना। इसके न्यूमेरिकल कराने ना, इसके न्यूमेरिकल मतलब निकाल के रखूंगा कल मैं। ठीक है। ठीक है, तो भैया आता है ना इसका न्यूमेरिकल? हाँ जी, इसका न्यूमेरिकल आता है।